Hello students, welcome to our channel NCERT Full Concept Clarity. My name is Kiran और आज का हमारा टॉपिक है What make election in India democratic, कि हमारे इंडिया में वो कौन से इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं जो कि उसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं इंडिया को. ठीक है, एक बारी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा. पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने इलेक्शन प्रोसेस पढ़ लिया. ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस पढ़ने के बाद हमने ये भी देख लिया कि हमारे इंडिया में इलेक्शन किस तरह से होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन के नॉमिनीज किस तरह से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड कैसे होती हैं. ठीक है, वोटर लिस्ट कैसे बनते हैं, नॉमिनी कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना नॉमिनेशन कैसे करवाते हैं, देन इलेक्शंस, पोलिंग, उसके बाद काउंटिंग कैसे होती है, देन उसके बाद गवर्नमेंट बन जाती है. ठीक है, सो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक What's make election in India democratic. We get to read a lot about unfair practice in elections. हमने बहुत जगह पढ़ा है कि जो elections में क्या होता है, कुछ unfair activities होती हैं. Newspaper and television report often refer to such allegations. न्यूज़पेपर और जो ये टीवी चैनल्स होते हैं ये अक्सर ऐसी आरोप लगाते रहते हैं. ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे. मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट फॉर फॉलोइंग्स. कुछ ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं जो नीचे पढ़ेंगे. इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जीनियस नेम इन द वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट में क्या होता है कि जो लोग जेन्युइनली जो लोग मतलब लायबल हैं वोटिंग करने के, उनका नेम निकाल दिया जाता है और गलत लोगों का नेम वोटिंग लिस्ट में डाल देना. मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी. जो भी गवर्नमेंट उस वक्त पे रूल कर रही होती है, ठीक है, वो अपनी जो भी उसकी पावर होती है उसका वो मिसयूज करती है. एक्सक्यूसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज. जो पार्टीज बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती हैं, ठीक है, जिनका मनी पावर बहुत अच्छा होता है, वो क्या करते हैं, वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक्सक्यूसिव पैसे यूज़ करते हैं. जैसे हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ करना वोटिंग के कामों में. इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग बूथ. क्या होता है कि वोटर्स को धमकी देना और पोलिंग बूथ जब काउंटिंग होती है वोटिंग की उस टाइम पे हेराफेरी करना. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो सही भी होती हैं. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. हम ऐसी रिपोर्ट्स को देखिए काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि हमें दुख होगा ही, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो दैट टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन. पर ये जो चीटिंग्स होती हैं ये इस स्तर पे नहीं होती कि इलेक्शन का मतलब पूरा फैसला ही बदल दिया जाए. दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन. ये कैसे क्लियर होगा? कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू अ पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्शन माल प्रैक्टिस. क्या कोई पार्टी अपने मतलब पावर की वजह से सत्ता में आ सकती है, उसके पास कोई सपोर्ट ना हो, पब्लिकली कोई सपोर्ट ना हो? दिस इज़ वेरी वर्चुअल क्वेश्चन. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन से जो भी इसके एस्पेक्ट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे. कैसे? फर्स्ट है जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. अब इसमें जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, सबसे मेन रोल यही है. इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारी इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं वो सही पक्ष से होते हैं, बिल्कुल सही निर्णय करते हैं या फिर गलत करते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट का इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब होता है कि जो इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, वो कमीशन जो होती है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है. किस तरीके से इंडिपेंडेंस होती है वो पढ़ते हैं. सब One simple way of checking whether election are fair or not is to look at who conduct the election. सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम देख लें कि कौन इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है. आर दे डिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट? क्या वे गवर्नमेंट से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? और कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? और हमें ये भी देखना है कि क्या गवर्नमेंट जो या फिर रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशराइज कर रही है, उनको दबाव डाल रही है. Do they have enough power to be able to conduct free and fair election? क्या इलेक्शन कमीशन के पास फ्री ऑफ मतलब फ्री एंड फेयर इस टाइप का इलेक्शन प्रोसेस है या नहीं, बिल्कुल सही तरीके से करवाने वाला? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर? और अगर उनके पास ये पावर है भी
तो क्या एक्चुअल में उसका यूज़ वो करते भी हैं कि नहीं, इनका आंसर हम देखते हैं। द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री में इसका जो आंसर है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन ईसी। हमारी कंट्री में क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होती है वो पूरी तरह से पावरफुल है और इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी से। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉय। जैसे कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में क्या है कि जुडिशरी जो न्याय देते हैं उन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। पर एक बार ही जब इसको अपॉइंट कर लिया जाता है उसके बाद यह गवर्नमेंट या फिर जो भी प्रेसिडेंट है उसको जवाबदेह नहीं होता अपने कामों के लिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। किसी भी काम के लिए बस नतीजों से मतलब होता है। इफ द रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट डज नॉट लाइक what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC। अगर रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को उसके काम नहीं पसंद आते इलेक्शन कमिश्नर के, तो क्या होता है, उसको रिमूव कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, उसको अपने पद से हटा देना, किसको, इलेक्शन कमिश्नर को। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रैंकिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन को जो पावर्स मिली हुई हैं शायद ही और किसी को इतनी ज़्यादा मिली होंगी, और बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिनको ऐसी पावर्स, जिनमें इलेक्शन कमीशन को ऐसी पावर मिली होती हैं। EC take decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of the result। EC का पूरा कंट्रोल होता है कि कैसे इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, कैसे उस जो नतीजे हैं उनको डिक्लेयर किया जा रहा है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायोलेटेड इट। वो क्या करता है कि जो भी कैंडिडेट अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसमें वायलेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से पनिश करने का पूरा हक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देता है टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। EC क्या उनको गाइडलाइंस देता है कि आप अपने जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो भी गवर्नमेंट है वो अपने जीतने के लिए अपनी गवर्नमेंट की पावर को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। When on election duty, government officer work under the control of EC, not the government। जब इलेक्शन के कमीशन चल रहा होता जब इलेक्शन चल रहा होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे EC के अंडर काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंडर। In the last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all his power and even expand them। पिछले 25 सालों से क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर का अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया और उसको एक्सपेंड भी किया है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू reprimand the government and administration for their lapse। कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी गलत काम करती है तो इलेक्शन कमीशन उसको उस बात के लिए फटकार सकता है, ठीक है। When election officially come to the opinion that polling was not fair in some booth or even on entire constituency, they order to repoll। जब क्या होता है कि EC को ऐसा लगता है कि कहीं पर अनफेयर हो रहा है या पोलिंग बूथ पे रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहे, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो दोबारा से इलेक्शन करवाने का भी आदेश दे सकती है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC डज। कई बार क्या होता है कि रूलिंग पार्टी जो होती है वो EC के कामों को पसंद नहीं करती, बट दे हैव टू ओबे, बट उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट और पावरफुल। अगर ऐसा तब नहीं हो पाता अगर EC जो होती है वो पावरफुल नहीं होती इतनी और ना ही इंडिपेंडेंट होती, ठीक है। उसके बाद है EC इशू नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूएंसीज 14th लोकसभा। EC ने लोकसभा को नोटिफिकेशन दिया, EC टाइटन नॉर्म्स फॉर ऑल
पोल एक्सपेंसेस और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं पोलिंग में उसको थोड़ा बहुत टाइटन किया गया, उस पर विरोध लगाया गया। ईसी टू विजिट गुजरात अगेन रिव्यू पोल एग्रीमेंट। ईसी जो है वो उस टाइम पे गुजरात में विजिट किया होगा उसने पोल अरेंजमेंट को देखने के लिए। एचसी आज ईसी टू बार क्रिमिनल नीटास। जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या बोला था, हाई कोर्ट ने ईसी को कि क्रिमिनल्स के ऊपर आप नज़र रखिए। ईसी शूट डाउन एचएम एडवाइस ऑन पोल रिफॉर्म्स। पोलिंग में जो भी रिफॉर्म्स होंगे उन पर पूरा ईसी का एडवाइस रहता है। फोटो आईडी कार्ड नॉट मैंडेटरी इन बिहार पोल्स। फोटो और आईडी कार्ड बिहार के पोल्स में होता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ईसी एक्सेप्ट न्यू हरियाणा जीडीपी। ईसी ने उस टाइम के हरियाणा के जीडीपी को एक्सेप्ट कर लिया होगा। ईसी विल सीक पावर टू कंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल एड्स। जो भी प्रचार प्रसार होता है उस पर ईसी का पूरा पावर होता है। ईसी से इमीडिएट प्लान टू बैन एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो होते हैं उस पर पूरी तरह से बैन लगाने को ईसी ने बोला। ईसी ऑर्डर रीपोल इन 398 मोर बूथ। 398 से ज़्यादा बूथ पर ईसी ने दोबारा रीपोल के लिए ऑर्डर्स दे दिए। ईसी टू कीप क्लोवर आई ऑन हेडन पोल कॉस्ट। रीड दीज हाइडलाइंस। इनको आपने रीड करना है, ठीक है। उससे हमें पता लगेगा कि ईसी जो है वो पूरी तरह से फेयर और सही जजमेंट करती है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अनदर वे टू चेक quality of the election process is to see whether people participate in which enthusiasm। एक और तरीका है इसका पता करने का कि ये फेयर है कि नहीं, कि लोगों की रुचि इसमें पार्टिसिपेट करने में कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फेयर और फ्री द पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन जो होगी वो फेयर तरीके से पूरा इलेक्शन का प्रोसेस नहीं करवा रही होगी तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो अगले साल नहीं करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब हमने इस चार्ट को देखना है, ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट से हमें पता लगता है कि 1991 में क्या था कि इंडिया के जो वोटर्स थे क्या थे, कम थे, पर अब बढ़ गए हैं। और यूके के जो वोटर्स थे वो पहले ज़्यादा थे बट अब कम हो गए हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा फेयर नहीं होगी या कुछ कमियां होंगी जिनकी वजह से ऐसा हुआ। पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्नओवर फिगर। इससे पता लग जाता है, ठीक है। टर्न आउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट ओवर द लास्ट 50 years। The turnout in Europe and North America has declined. India turnout has either remained stable or actually gone up। इससे क्या पता लगता है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ था, टर्नओवर कम हो गया था और हमारी इंडिया का या तो स्टेबल रहा था या तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंडिया द पुअर एंड इलिटरेट एंड द अंडर प्रिविलेज्ड people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section। हमारे इंडिया में क्या होता है, अनपढ़ लोग या फिर गरीब लोग ज़्यादा वोट करते हैं in comparison to rich peoples के। This is in contrast to Western democratic। For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanic vote much less than the rich and the white peoples। बल्कि यूके में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर जो पुअर लोग होते हैं वो कम वोट करते हैं इन कंपैरिजन टू रिच और वाइट पीपल्स के। नेक्स्ट है, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट टू इलेक्शन। They feel that through election they can bring pressure on the political party to adopt policies and program favorable to them। They also feel that their vote matter in the way things to run in the country। हमारे इंडिया में लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से वोट देने को अपना इम्पोर्टेंट काम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वह गवर्नमेंट पे अपना प्रेशर डाल सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को करवाने के लिए, किसी भी पॉलिसी को करवाने के लिए। और इंडिया के लोगों का ये मानना है कि इंडिया की
जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इंडिया को बढ़ाने में उनका भी अपना योगदान होना चाहिए, जिसकी वजह से वो वोट करते हैं। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। कुछ सालों से क्या हुआ है कि इलेक्शन की जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स लुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटिंग एक्टिविटीज। 2004 से क्या हुआ है, 1/3 जो लोग हैं वो इलेक्शन के कैंपेन, चुनाव प्रचार की एक्टिविटीज में ज़्यादा भाग ले रहे हैं। मोर देन हाफ ऑफ people identify themselves as being close to one or other political party। आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि वे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर से अटैच्ड हैं। 1 out of every 7 वोटर इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी वोटर्स हैं उनमें 7 वोटर्स में से कोई एक वोटर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ये एक्टिविटी पढ़ना है। आज द eligible voters in your family whether they vote in the last election to the Lok Sabha or State Assembly। अब क्या करना है कि इस एक्टिविटी में एलिजिबल जो वोटर्स हैं आपकी फैमिली में, ठीक है, उन्होंने क्या लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लास्ट इलेक्शंस में अपना वोट दिया था। इफ दे डिड नॉट, अगर नहीं दिया था तो उनसे पूछो कि क्यों नहीं दिया, ठीक है। इफ दे डिड, और अगर उन्होंने दिया था, इफ दे डिड आस्क देम विच पार्टी एंड कैंडिडेट दे वोटेड फॉर एंड वाई। अब फिर उनसे पूछिए अगर उन्होंने वोट दिया तो किस कैंडिडेट को दिया, किस पार्टी को दिया और क्यों वोट दिया। ऑल्सो आस्क देम वेदर दे हैड पार्टिसिपेट इन एनी अदर इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी लाइक अटेंडिंग एन इलेक्शन मीटिंग और रैली। और उनसे ये भी पूछिए कि उन्होंने किसी इलेक्शन का रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया या फिर किसी मीटिंग या किसी रैली में किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो इलेक्शन का जो आउटकम आता है उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। 1 फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। सबसे लास्ट और फाइनल जो तरीका है ये टेस्ट करने की हमारी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो फेयर है या नहीं, वो क्या होती है, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसको देखना। If election are not free or fair, the outcome always favorable the powerful parties। अगर इलेक्शन फेयर नहीं होंगे तो किस पे आएगा, सिर्फ नतीजा किसकी तरफ आएगा, पावरफुल पार्टीज की तरफ। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डजंट लूज इलेक्शन। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शंस नहीं हारती। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डजंट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिस्ड इलेक्शन। इसमें क्या होता है कि लूजिंग पार्टी होती है वह इस गड़बड़ जो इलेक्शन में जो गड़बड़ी हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसके आउटकम्स क्या कह रहे हैं खुद के बारे में। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लॉस इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टी जो होती है वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों पे हारती ही है, ठीक है। इन फैक्ट in every 2 out of the 3 election held in the last 25 years the ruling party lost। पिछले 25 सालों से 3 में से 2 जो इलेक्शन जो प्रोसेस करवाए गए हैं उसमें रूलिंग पार्टी जो है वो हारती ही हारती है, ठीक है। इन द यूएस एन इनक्यूम्बेंट और सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव रियरली लॉस एन इलेक्शन। पर यूएस में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सिटिंग पार्टी होती है, वह बहुत रेयरली होता है कि वो अपना इलेक्शन हार जाए। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमएलए एमपीज लॉस इलेक्शन। हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हाफ से ज़्यादा एमपी और एमएलए जो होते हैं वो इलेक्शन को हार जाते हैं। कैंडिडेट हु नोज टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी और बाइंग वोटर्स दोज विद नॉन क्रिमिनल कलेक्शन ऑफन लूज इलेक्शंस। जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और वोटर्स को खरीदते हैं या फिर क्रिमिनली इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है, उसमें अपना जोर रखते हैं, वो भी कई बारी हार जाते हैं। बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शन द इलेक्शन इलेक्टोरल आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कुछ पार्टीज ही होती हैं जो इलेक्शन हार जाने पर डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में कौन से चैलेंजेस होते हैं जो बीच में आते हैं वो हमने पढ़ना।
ऑल दिस लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। जो हमने पूरा अब तक पढ़ा उससे कंक्लूजन क्या निकला, हमारे इंडिया में फेयर इलेक्शन होते हैं। द पार्टी that win an election and form government does so because people have chosen it over its viral। हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई भी पार्टी जो होती है वह सरकार इसलिए बनाती है क्योंकि लोगों ने उसको चुना होता है उसके कामों के लिए। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी। हो सकता है कि कुछ सभी कंस्टिट्यूएंसीज में ऐसा सच ना हो। अ फ्यू कैंडिडेट में विन पुअरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो ऐसे जीत भी जाते हैं, बट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्टेड पॉपुलर रेफरेंस। पर जो ओवरऑल रिजल्ट होता है वह इसी पर होता है कि जो लोगों में पॉपुलर होता है उसी को लोग इलेक्ट करते हैं। There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in your country. This is what make an India इलेक्शन डेमोक्रेटिक। यही सब चीज़ें जो है जो इंडिया की इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। Yet the picture look different if we ask deeper questions. Are people refer based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win? क्या होता है कि वोटर्स जो हैं उनको सच में अपना पार्टी जो है रूलिंग पार्टी उसको चुनने का पूरा अधिकार है, और जो ऑर्डिनरी मैन है क्या वह इसमें जीत सकता है इलेक्शंस में, ये हमें देखना है। क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस इंडियाज इलेक्शन टू आवर अटेंशन। इंडिया, ये जो क्वेश्चंस हमने नीचे पढ़े ये इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके चैलेंजेस पर हमारा पूरे तरह से अटेंशन डालता है। ये जो पिक्चर बनी हुई है ये पैसों की, ठीक है, ये यूएस की है कि वहाँ पर पैसों के दम पे ही पार्टी जो होती है वो जीत जाती है, रूलिंग पार्टी। Is this an accurate picture of what happened to the voters before and after election? Must this always happen in the democracy? Can you think of example when they didn't happen? इलेक्शन से पहले क्या होता है? इलेक्शन से पहले वोटर्स के सारे इस तरीके से वोटर्स के आगे सारे खड़े होते हैं, ठीक है, और जैसे ही इलेक्शंस हो गए उसके बाद ये वोटर है, ये देख रहे हैं आप पिक्चर छोटा सा, ये वोटर है और ये रूलिंग पार्टी है। कोई इसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा, कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। इसकी ये इलेक्शन से पहले की पिक्चर है और सॉरी ये इलेक्शन से पहले की पिक्चर है और ये इलेक्शन से बाद की पिक्चर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट पार्टीज win a lot of money, may not to sure of their victory, but they enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent candidate जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि वह जीत ही जाते हैं, बट जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं उनसे ज़्यादा उनको थोड़ी बहुत एडवांटेज मिलती है। इन सम पार्टीज ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्शन रेस एंड सिक्योर्ड अ टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज। कई बार क्या होता है, क्रिमिनल लोग जो होते हैं, क्रिमिनल कैंडिडेट होते हैं, वो लोगों को पुश आउट करते हैं कि आप इस इलेक्शन से बाहर हो जाइए, ठीक है, और फिर उन्हें टिकट मिल जाती है। सम फैमिली टेंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी, टिकट आर डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। कई बार क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी जो पार्टी जीत गई होती है वह आगे जो टिकट देती है वह अपने फैमिली रिलेटिव्स को ही देती है। वेरी ऑफ्टन इलेक्शन offer little choice to ordinary citizen, for both the major parties are quite similar to each other both in the policies and practices। क्या होता है कि ordinary citizen को बहुत कम बार होता है कि इलेक्शन लड़ने का चांस मिलता है। some smaller party independent candidates suffer a huge disadvantage compared टू बिगर पार्टीज। जो स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है बिगर पार्टीज की अकॉर्डिंग। दीज चैलेंजेस एग्जिट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। ये जो चैलेंजेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है कुछ जगहों पे वहाँ पर भी है। दीज डीपर इशू आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। और ये किसके लिए चिंताजनक है, जो कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं। दैट इज वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। इसकी वजह से हमारे कुछ जो सोशल एक्टिविटीज है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कह रहे हैं
कि इलेक्टोरल सिस्टम में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए जाएं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करने चाहिए? वट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस? अब जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इन चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करें, ठीक है। Here are some facts of Indian election. Comment on of these to say whether they reflect the strength of the weakness of our election system. इससे हमें पता लगेगा कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में कितनी वीकनेस है और कितना स्ट्रेंथ है। द 16 लोकसभा हैज 12% वुमेन मेंबर्स। जब 16वीं लोकसभा हुई थी तब क्या हुआ था, 12% सिर्फ वुमेन्स मेंबर थे। द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एडवाइस अबाउट व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड। इलेक्शन कमीशन क्या होती है कि गवर्नमेंट की जो एडवाइस होती है कि कब इलेक्शन कराने हो उसको नकार देती है। द 16th लोकसभा हैज मोर देन 440 मेंबर्स हुज एसेट मोर देन 1 करोड़। 16वीं जब वो हुई थी लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम में 440 मेंबर्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी जो थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी। आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल वर्डेड। उसके बाद जब इलेक्शन जो चीफ मिनिस्टर हार जाता है वो क्या करता है कि जो पार्टी जीती होती है उसको ऐसे बोलता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो आज बस इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सारा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।